हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास आधारित है साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, जो कि आपके बोर्ड पेपर के उद्देश्य को देखते हुए हमने बनाया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही सेशन में लेके आए हैं। ये कुल 80 क्वेश्चंस का आपका सेशन है, ठीक है, जो कि आपके 20 मिनट में लगभग हम इसको पूरा करने वाले हैं। बहुत फास्ट रिविज़न होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, जिसको उनको हम अगली क्लास भी साइंस का दे सके। बोर्ड के पेपर के पहले आप लोगों को हम 2 क्लास देंगे साइंस का, जो आपके पेपर के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसको अगर आप करके जाते हैं तो आपके 20 मार्क्स जो ऑप्शन में आ रहे हैं टिक करने के लिए, वो बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हवा निर्वात में हवा यानी निर्वात में आपका प्रकाश का चाल होता है, जो कि निर्वात में हमारे प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक मानी जाती है। मैक्सिमम जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपका निर्वात यानी वैक्यूम में ही मिलता है। और ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उस दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी को हम लोग 3 लाख किलोमीटर भी हम लोग बोलते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश तरंग क्या है, किसका उदाहरण है। प्रकाश तरंग हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी में आपका डायरेक्ट करंट चलता है, डीसी। कौन सा, डायरेक्ट यानी डीसी। और डीसी यानी दृष्ट धारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस रूप में। भाई तरंग दैर्घ्य को आप किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। किस में, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम में हम लोग इसको मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य का अगर हम बात करें, यानी अधिकतम पूछा जा रहा है आपको, तो तरंग दैर्घ्य जो होता है यानी वेवलेंथ आपका, ये रेड कलर का सर्वाधिक होगा। किसका होगा, रेड कलर का सर्वाधिक आपका होगा। ठीक है, कौन से कलर का सर्वाधिक होगा, रेड कलर का सर्वाधिक होगा। और न्यूनतम अगर हम बात करें, न्यूनतम जो मिलेगा ये वायलेट यानी कि बैगनी वाले का कम होगा। अगर बैगनी नहीं मिलता है तो आप कौन से कलर पे जाएंगे, नीला रंग पर। कौन से, नीला कलर जो होगा यानी ब्लू कलर वाला, ये आपका न्यूनतम बनेगा। क्लियर। तो सर्वाधिक आपसे पूछा गया तो सर्वाधिक यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लाल रंग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। कौन सा दूरी पूछा गया है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी आपका कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यदि आपका अधिकतम दूरी पूछता, अधिकतम दूरी पूछे तो कौन सा जवाब देंगे आप, इसको अनंत बताएंगे, यानी आपका इनफाइनाइट हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, जहाँ पर हम उसको स्पष्ट देख सकते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। कौन से भाग पर बनेगा भाई साहब, बताइए। रेटिना पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, रेटिना या दृष्टि पटल, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 HP 1 हार्स पावर अश्व शक्ति। 1 HP का मतलब हो गया हार्स पावर। एक हार्स पावर में किसके बराबर होता है, एक हार्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होगा। किसके बराबर, 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। धारा मापने के लिए आप क्या करेंगे प्रयोग, एमीटर का। किसका प्रयोग करेंगे, एमीटर का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यदि आपको बहुत ही अल्प धारा मापना हो, अल्प धारा यानी बहुत ही न्यून धारा, बहुत ही न्यून यानी कम मात्रा का,
कम मात्रा का धारा मापने के लिए पूछा जाए तो आप जवाब देंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का। क्लियर। ये आपका बहुत ही न्यूनतम धारा मापता है। यदि नॉर्मल पूछा जाए धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र होगा तो एमीटर होगा। और ये विद्युत परिपथ में सीरीज में लगता है, विद्युत परिपथ में सीरीज यानी श्रेणी क्रम में आप इसको संयोजित करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में होता है। क्लियर। और विद्युत विभव को मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का प्रयोग किस में होगा? विभव मापी में। इसका इस्तेमाल किस में होगा? विभव मापी में। ठीक है। और ये समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम संयोजन होगा इसका, परिपथ के साथ समांतर क्रम संयोजन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? कौन सी धारा डायनेमो में मिलती है? दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और डायरेक्ट करंट भी मिलेगा और अल्टरनेटिंग करंट, डीसी और एसी दोनों मिलता है, यानी दोनों धाराएं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? हीलियम आवश्यक है, क्रोमियम, यूरेनियम या एल्युमिनियम? तो जो हमारा अधिक द्रव्यमान वाला होता है तत्व, अधिक द्रव्यमान तत्व है ना, जो भारी तत्व होते हैं उन्हीं का आपका पर्याप्त, उसी की आवश्यकता होगी, यानी यूरेनियम हमारा यहाँ पर अधिक द्रव्यमान होता है, तो यूरेनियम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। किसमें? निर्वात में आपका प्रकाश का चाल क्या होगा? सर्वाधिक, यानी मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है। जहाँ प्रकाश को रोकने के लिए कोई नहीं मिलता है वहाँ प्रकाश की चाल सर्वाधिक, यानी निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दर्पण के सामने किसी भी वस्तु, किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा कैसा होगा? ये सीधा होगा, प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। देखिए आपका सीधा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? दो, या तो देखिए, या तो आपके पास समतल दर्पण हो, समतल दर्पण हमेशा क्या करता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा बनाएगा? सीधा। यदि आप किसी दर्पण के सामने जो चेहरा रोज रोज देखते हैं वो दर्पण आपका सीधा प्रतिबिंब दे रहा होता है, वो समतल दर्पण हो जाता है। दूसरा जो आवश्यक चीज़ है, ये हमारा उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाएगा। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। और रही बात अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक केस आता है जब आपका वस्तु जो है कहाँ पर हो? फोकस दूरी और पोल के बीच में स्थित होता है, तब वो सीधा बनाता है। अन्यथा आपका समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये हमेशा क्या बनाते हैं? सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्लियर। तो यहाँ इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नई कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब की दूरी हमेशा सदैव किस में लेना है आपको? सदैव इसको जो है ऋणात्मक ही मान के चलना है। किस में मान के चलना है? ऋणात्मक मान के चलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिंब की दूरी कहीं भी हो, चाहे जो दर्पण हो, उस दर्पण के लिए हमेशा बिंब की दूरी, चाहे लेंस हो, कुछ भी हो, आपको क्या लेना है? उसको माइनस में ही लेना है, यानी वस्तु की दूरी आपको सदैव लेना है माइनस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियोस कैसे अच्छे लग रहे होंगे तो आप इसको लाइक और शेयर करते चलेंगे। क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करेगी भाई साहब? बाएं हाथ की तर्जनी हमेशा क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। जो आपका अंगूठे और
बीच वाली उंगली के बगल में मान लीजिए ये आपका अंगूठा हो गया इधर, तो ये पहली उंगली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, इस तरीके से आपका हैंड है। तो ये हमारा बल का दिशा बताता है, बल हो गया। पहली उंगली जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और जो बीच वाली उंगली होती है ये हमारा धारा, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। क्लियर। तो तर्जनी इसी को बोला जाता है। जो पहली उंगली थी आपकी ये हमारी हो जाती है तर्जनी। ठीक, ये अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ हो जाएगा ये। ठीक, और ये हमारा बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बता देगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल का उष्मक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? भाई साहब, जिस दिन बादल होते हैं उस दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन बिल्कुल कर सकते हैं, धूप वाला दिन आपका चलेगा ही चलेगा। गर्म दिन में करेंगे ही करेंगे, पवन वाले दिन में भी कर लेंगे, लेकिन बादलों वाले दिन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि इस दिन नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध की कुल प्रतिरोध क्या होगी? अगर देखिए प्रतिरोधों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। अगर समांतर क्रम में जितना प्रतिरोध आप लगाते जाएंगे प्रतिरोध का मात्रा कम होता जाएगा, लेकिन अगर प्रतिरोध घटाएंगे तो प्रतिरोध की मात्रा बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जितना ज़्यादा जोड़ेंगे तुल्य प्रतिरोध उतना ही कम आएगा। ओके, और यदि आप प्रतिरोध घटाने लग जाएंगे तो प्रतिरोध घटाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध की मात्रा बढ़ जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम, कौन सा? नाइक्रोम होगा। हीटर में कौन सा तार उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। हीटर में नाइक्रोम होगा। और जो बल्ब होगा, बल्ब में आपका टंगस्टन होता है, टंगस्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा? एक यूनिट, 1 यूनिट में कितना ऊर्जा होता है भाई साहब? 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट हावर, और 1 किलोवाट हावर का मतलब हो गया 1000 वाट हावर। ओके, और हावर को सेकंड में बदलेंगे तो 3600, एक 1 हावर में 3600 सेकंड हो गया, और 3 जीरो, और इतना वाट होगा। ठीक है, और इतना वाट का मतलब हो गया जूल पर सेकंड। अब इसको आप बदल लेंगे तो ये 3.6 इंटू 10 के पावर 336 जूल होगा। ओके, ये 10 के पावर 6 होगा। यहाँ जितना भी लिखा ये पावर में है सब। ठीक है, ये पावर में है, तो 10 के पावर 6, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट पर हावर, किलोवाट पर हावर, किलोवाट पर हावर का मतलब क्या हो गया? किलोवाट हमारा हो गया पावर, और पावर अपान समय, पावर अपान समय। ओके, टाइम, और पर रेट, इसका मतलब ये रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया। ओके, यानी तो ये किसका मात्रक आ जाएगा? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक्ति की। क्लियर। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो किलोवाट हावर होता है ये आपका ऊर्जा का होता है। ये किसका होता है? ऊर्जा का होता है। लेकिन अगर किलोवाट अपान हावर कर देंगे तो ये किसका आ जाएगा? शक्ति, यानी कि पावर का आ जाएगा। किसका? शक्ति यानी पावर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करेगा? ऊष्मीय सिद्धांत पर। जैसे ही विद्युत परिपथ आपका गर्म होगा, उष्मित होगा, उष्मा होगा, तो ये आपका जो फ्यूज है, ये फ्यूज क्या होगा? पिघल जाता है। ओके, ये गल जाएगा। क्लियर। और गलने के बाद विद्युत परिपथ वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में? अभी मैंने बता दिया था विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर जोड़ना है, तो विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में आप जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है,
विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दो बिंदुओं के बीच में आपको क्या नापना है? विभवांतर। विभवांतर नापने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र है ना, तो जल विद्युत संयंत्र क्या करेगा आपका? ये हमारा जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसको जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कैसे? ये डैम होता है, यहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो ये इकट्ठा होता है तो काफ़ी ऊंचाई पर ले जाके इसको इकट्ठा करवा देते हैं। तो यहाँ से ये पानी जब गिरता है तो यहाँ जब पानी गिरेगा तो पानी यहाँ पर मोटर लगा होगा, मोटर लगा होगा तो यहाँ बिलेट होती है। ठीक है, तो ये ऊपर ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। यहाँ से पानी गिरेगा तो ये मोटर के थ्रू क्या करेगा? बिजली बनेगा, बिजली बनता है तो ये हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में आपकी निष्क्रिय गैसेज होती है, नोबल गैसेज। कौन सी गैसेज होती है? निष्क्रिय गैसेज होती है, जो किसी के साथ अभिक्रिया ना कर सके, निष्क्रिय गैस होगी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋणात्मक आवेश होगा। कौन सा होगा? ऋणात्मक आवेश होता है। तो उस और कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होगा। क्लियर? ये हो जाता है कूलाम। ओके, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये पावर में है। ठीक है, ये -19 -2 ये सब पावर में है भाई साहब। ठीक है, तो -19 कूलॉम्ब होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण CaCO3 ये विघटित हो रहा है CaO में और CO2 में। ठीक है, तो ये किस प्रकार का समीकरण है? तो देखिए एक हमारा दिया है यहाँ पर रिएक्टेंट। ओके, अभिकारक, एक अभिकारक के यानी रिएक्टेंट किस में टूट रहा है? दो हमारे उत्पादों में टूट रहा है, तो ये हमारा हो जाता है वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पर एक रिएक्टेंट क्या होता है? दो में टूटता है। एक रिएक्टेंट जो है कितने में टूट जाएगा? दो या दो से अधिक में टूटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो जब आप आयरन पर जल वाष्प डालेंगे तो ये हमारा Fe3O4 बनाएगा। क्लियर? तो ये Fe3O4 बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? तो क्षारक विलयन में पीएच का जो मान होना चाहिए वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए और 14 या 14 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्षारक के लिए है। किसके लिए? क्षारक के लिए। और अम्ल के लिए आपका 1 से ज़्यादा होना चाहिए या 1, और ये 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये अम्ल के लिए होता है। और उदासीन के लिए अगर हम बात करें, उदासीन में पीएच कितना हो जाता है? 7 के बराबर होगा। किसके बराबर? 7 के। तो क्षारक विलयन है तो आपका पीएच 13 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। क्या होगा? उपचयन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण को हम लोग CaOCl2 बोलते हैं, CaOCl2। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है, धातु क्या करता है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जो धातु होता है यहाँ ये क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर बोला जाता है। और अगर वो डोनेट कर रहा है
तो विद्युत धनात्मक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? विद्युत धनात्मक बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो धातु का अम्ल के साथ अपक्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यही आपका गैस होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस। कभी भी धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया हो तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकलता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe+CuSO4 ये दे रहा है आपका कापर और आयरन सल्फेट। ओके, तो Fe का आप क्रिया करा रहे हैं कापर सल्फेट के साथ और आपको मिल रहा है आयरन सल्फेट प्लस कापर। ओके, तो ये उपयुक्त अपक्रिया कौन सी होगी? ये आपकी विस्थापन अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? विस्थापन अपक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर यह ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, विस्थापन अपक्रिया होगा। संयोजन अपक्रिया में क्या होता है? दो लोग मिलके यानी दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो दो अभिकारक मिलेंगे और एक अभिकारक का एक उत्पाद का निर्माण होता है, तब यह हमारा संयोजन अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? आयरन आपका यहाँ से उठ के कापर को हटा रहा है और कापर क्या हो जा रहा है? बाहर हो जा रहा है। तो इनको ये विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, इसीलिए ये हमारा एक विस्थापन अपक्रिया होगा। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अपक्रियाशील धातु है? सबसे कम अपक्रियाशील धातु जो नीचे सबसे नीचे आता होगा वही हमारा होगा। तो अगर हम इसके क्रम की बात करें तो क्रम हमारा क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ओके, इस हिसाब से हमारा ये क्रम चलता है। तो यहाँ सबसे नीचे वाले क्रम पर कौन आ रहा है? आयरन। आयरन के बाद लेड आ जाएगा, लेड के बाद हाइड्रोजन होगा, कापर होगा और यहाँ पर फिर हमारा गोल्ड, सिल्वर ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो सिल्वर, गोल्ड ये हमारे सबसे कम। तो अगर यहाँ पर हम ये हटाना, क्या हो रहा है? अभिक्रियाशीलता कम हो रही है। अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में है। कौन से क्रम में है? घटते क्रम में है। ओके, यानी आपका ये कम होता जा रहा है। अब यहाँ उस हिसाब से देख लीजिए, ये आपका एल्युमिनियम सबसे ऊपर ही आ रहा है, एल्युमिनियम ऊपर आ जा रहा है तो एल्युमिनियम आ रहा है, तो ये नहीं होगा। जिंक है, जिंक आपका एल्युमिनियम के नीचे है, जिंक के नीचे आयरन है, मैग्नीशियम भी ऊपर आ रहा है, तो सबसे नीचे हमारा आ रहा है आयरन। तो आयरन हमारा सबसे कम अपक्रियाशील होगा। यहाँ बी ऑप्शन गलत दे रखा है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, आयरन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम हमारा क्या होता है? जिप्सम हो जाएगा CaSO4.2H2O, ये हमारा जिप्सम होगा। क्या होता है? जिप्सम। क्लियर? और इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम बात करें तो ये जो 36 कतारें होंगी ये आपकी क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। और कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, कितने आवर्त होंगे? 7 आवर्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जो ये आपकी ऊर्ध्वाधर कतारें होती हैं इनको हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्ग, यानी कि ग्रुप। ओके, और ये आवर्त यानी कि पीरियड। तो कितने होंगे? 7 होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो क्या कर दिया जाता है, उस पैन पर, जो फ्राइंग पैन है, इस पैन के ऊपर क्या करते हैं? एक परत चढ़ा देते हैं, एक परत चढ़ाते हैं
और ओ कौन किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को आपको क्या, कौन सी गैस दूधिया करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेगी। कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चूने का पानी कौन है, CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा चूने का पानी है। इसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं तो ये बन जाता है CaCO3। ठीक है, ओके, और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सा यौगिक, इथेनॉल। इथेनॉल हमारा एज ए फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला करने के लिए, लाल लिटमस अगर आपके पास है, इसको किस में परिवर्तित करना है, नीला करना है। तो नीला करने वाला रंग कौन देगा, क्षार देगा। कौन देगा, क्षार। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। जी नहीं दोस्तों, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, महंगाई का इसमें कोई रोल नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ये भी ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, बिल्कुल ये बात एकदम सही है। जिंक हमारा अधिक अपक्रियाशील होता है, इसीलिए अगर आप जिंक से करेंगे तो जिंक क्या करेगा, आपके खाने के साथ क्या कर सकता है, अपक्रिया कर सकता है। जिंक जो है अपक्रियाशीलता ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, ये अपक्रियाशील है, अपक्रियाशीलता ज़्यादा होता है, और अगर ज़्यादा होगा तो आपके खाने के साथ, खाद्य पदार्थ के साथ अपक्रिया कर सकता है। इसीलिए जिंक की बजाय हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टिन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतिया यानी नीला थोथा। नीला थोथा आपका कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। ओके, तो CuSO4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, .5H2O। ये हमारा क्रिस्टलीय रूप हो जाता है। अगर पानी के साथ है वो तो ये क्रिस्टलीय रूप में हो जाएगा। क्लियर, तो CuSO4.5H2O ये हमारा उसका सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, गंधक की परमाणु संख्या है। गंधक, गंधक यानी कि सल्फर होता है, कौन सा होगा, सल्फर। क्लियर, तो एस का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो आपका होता है ये कितना होगा, 16 होगा। कितना, 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण होगा। बेकिंग पाउडर आपका कहाँ पर गया, सोडियम कार्बोनेट और CO का, जी नहीं, ये सोडियम कार्बोनेट है, और ये CO NaCO3 और एसिटिक अम्ल का, जी नहीं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, CO3 यानी NaCO3 और टार्टरिक अम्ल, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ एसिटिक अम्ल का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। एसिटिक अम्ल का मतलब हो गया CH3COOH, इसका प्रयोग आप NaHCO3 के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपको नहीं प्रयोग करना है। जो प्रयोग में करना है वो माइल्ड एसिड होता है, बहुत ही वीक एसिड, माइल्ड एसिड, कमज़ोर, यानी टार्टरिक अम्ल का प्रयोग आप करेंगे NaHCO3 के साथ। तो आपको क्या बना के देगा, ये बेकिंग पाउडर देगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक भाई साहब, प्रकृति के द्वारा हल्दी मिल रही है, टर्मेरिक। टर्मेरिक यानी कि हल्दी, ये हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हल्दी करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये दोनों हमारे फैक्ट्री वाले होते हैं, सिंथेटिक हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे, सिंथेटिक। ठीक है, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं तो ये सिंथेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम। OH हमारा किसका होता है, एल्कोहल का। किसका, एल्कोहल का होगा। क्लियर, तो एल्कोहल यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द
करेक्ट आंसर। बात करें अगर कीटोन का, तो कीटोन का C डबल बॉन्ड O ऐसे, ये हमारा कीटोन का हो गया। अम्ल में हमारा कौन सा होता है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो C डबल बॉन्ड O और OH करके होगा। एल्डिहाइड में आपका C डबल बॉन्ड OH करके होगा। ओके, तो ये एल्डिहाइड के, तो ऑप्शन नंबर बी इज द एल्कोहल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या देता है। कैल्शियम कार्बाइड आपका जल के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या देगा, इथाइन देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 3 होगी। कितनी, 3 ऑक्सीजन परमाणु होगा। ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 के नाम से जाना जाता है। कौन के नाम से, O3 के नाम से। तो ओजोन हो जाएगा O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, कमरे के ताप पर कौन सा धातु ऐसा है जो द्रव में पाया जाता है, तो मरकरी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मरकरी ये हमारा द्रवित अवस्था में होता है, लिक्विड। ये हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि एक ऐसा धातु भी है जो हमारा किस अवस्था में पाया जा रहा है, द्रव की अवस्था में पाया जा रहा है। बाकी सारी धातुएं आपकी ठोस होती हैं। कैसी होती हैं, ठोस होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। सरलतम हाइड्रोकार्बन यानी कि CH4, और इसी को हम लोग मेथेन बोलते हैं। कौन सा बोलेंगे, मेथेन, यानी मीथेन हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे सरलतम यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड आपको बताना है, तो क्षारीय ऑक्साइड आपका किसके होते हैं, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड आपका कैसा होता है, क्षारीय गुण का होता है। कैसा होता है, क्षारीय गुण का होता है। तो धातु यहाँ पर Na2, सोडियम ही हमारा एक ऐसा धातु है जो आपका ऑक्साइड के रूप में यहाँ उपस्थित है, ठीक है। तो सोडियम एक धातु, बाकी सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये तीनों के तीनों हमारे अधातु हैं। ये कैसे हैं, अधातु हैं। और इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये अधात्विक ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड है। और अगर अधातु ऑक्साइड है तो इनका गुण कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय गुण का होगा। और क्षारीय ऑक्साइड अगर है, यानी धातु ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा, क्षारीय गुण का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। धोने का सोडा का मतलब हो गया वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ओके, और वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होगा, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा के रूप में ATP, कौन, ATP, यानी ऑप्शन नंबर बी, एडेनोक्राइन ट्राईफॉस्फेट, एडेनोक्राइन ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क का यानी किडनी, किसका, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। कौन होगा, नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, वृक्क किस जैव प्रक्रम का है। ये हमारा उत्सर्जन का होगा। किसका होगा, उत्सर्जन, यानी एक्सक्रीशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम का होता है, जो क्या करता है, अनावश्यक चीज़ों को बाहर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। किस तरीके का जल होगा भाई, शुद्ध जल में। ओके, तो डेंगू जो उत्पन्न करता है ये मच्छर आपका कहाँ पाया जाता है, आपका जो शुद्ध जल होता है वहाँ पर होगा, शुद्ध जल में। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 59 है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगी वो पिट्यूटरी ग्रंथि होगी। कौन सी ग्रंथि होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग आपका यहाँ पर परिपक्व बोला है। क्या बोला है? परिपक्व, यानी कि मैच्योर हो जाता है पूरी तरीके से। तो मैच्योरिटी के लिए आपका जो एज लिया जाएगा ये 18 लिया जाएगा। कितना? 18 ईयर्स लिया जाएगा। ठीक है, तो 18 यानी 18 वर्ष की उम्र जब हो जाएगी तब आपको उसको परिपक्व माना जाता है। और जो विकसित होना पूछा जाए तो विकसित होना ये आपका 12 साल की उम्र में होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 12, 13 साल, 14 साल की उम्र में ही आपका विकसित होना शुरू हो जाता है, जनन अंग का विकसित होना। ओके। क्वेश्चन नंबर 61 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन किस में होगा? ईस्ट में होगा। किस में होता है मुकुलन? बडिंग। ओके, बडिंग, BUDDING, बडिंग आपका किस में होता है? हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा में होगा, और ईस्ट में भी होता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? स्त्री का दोनों सेम सेम होता है भाई साहब, यक्स यक्स ही होता है। यानी स्त्रियों के ऊपर में जो स्त्रियों में गुणसूत्र पाए जाएंगे कौन से पाए जाते हैं? एक्स एक्स पाया जाता है। और जो पुरुष में होता है यानी मेल में वो एक्स और वाई होता है। ठीक है, कौन होता है? एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। यदि पुरुष अपना यक्स गुणसूत्र देता है, पुरुष अपना यक्स गुणसूत्र देगा तो कौन सा होगी? बेटी होगी, यानी गर्ल होगी। ठीक है, कौन हो जाएगी? गर्ल हो जाएगी। और यदि पुरुष अपना वाई गुणसूत्र देता है, वाई गुणसूत्र देगा तो बॉय होगा। ठीक है, यानी कि बच्चे का लिंग तय करना किसके गुणसूत्र पर आधारित होता है? पुरुष के गुणसूत्र पर आधारित है। पुरुष यदि यक्स देगा तो लड़की, और पुरुष यदि वाई गुणसूत्र दिया है तो लड़का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, अड़हुल उड़हुल अड़हुल किस प्रकार का फूल है? ये आपका द्विलिंगी पुष्प होता है, बाइलिंगुअल। ओके, ये बाइसेक्सुअल होता है, बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ, सॉरी, बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल होता है, यानी इसके पास दोनों लिंग होते हैं। ठीक है, नर वाला और मादा दोनों होता है। क्लियर। नर के रूप में इसके पास पुंकेसर होता है, और मादा के रूप में इसके पास ओवरी अंडाशय वाला पार्ट भी होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ हमारा द्विलिंगी पुष्प को माना जाता है, गुड़हल बोला जाता है इसको, एक तरीके से गुड़हल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितने रक्त समूह है? मानव में रक्त समूह कौन से? मुख्य रक्त समूह 4 माने जाते हैं। कौन कौन से रक्त समूह है? आपका ए हो गया, बी हो गया, AB हो गया, और O हो गया। ये हमारे 4 मुख्य रक्त समूह होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग सर्वग्राही पूछे, सर्वग्राही, तो सर्वग्राही आपका हो जाएगा AB, और सर्वदाता पूछे, सर्वदाता यानी कि O। ठीक है, AB हमारा सर्वग्राही होगा, यानी सभी से रक्त ले सकता है। सर्वग्राही का मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सभी से ये क्या करता है? रक्त ले लेता है। और सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ठीक है, जो सबको रक्त दे सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमेटा की जो खुलने और बंद करने के नियंत्रित करने वाली होंगी वो कौन होंगी? कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? एक जैव होना चाहिए और अनिम्नीकरणीय दोनों होना चाहिए, तो DDT हमारा यहाँ करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब हमारे जो होते हैं ये निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है, निम्नीकरणीय जो होते हैं, और ये हमारा अनिम्नीकरणीय होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वन संरक्षण का उपाय है? क्या करते हैं भाई? वन संरक्षण में हम क्या करते हैं? नए पौधे भी लगाएंगे, नए वृक्षारोपण द्वारा भी वन संरक्षण किया जा सकता है, वनों की कटाई पर रोक लगाएंगे, ये भी बात सही है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएंगे, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएंगे, ये बहुत हद तक सही नहीं माना जाता, लेकिन अब 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं तो इनमें से सभी को ही हमें टिक करना पड़ेगा। यानी जनसंख्या वृद्धि का आप कैसे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी
तो लोग जहाँ वन होंगे उसकी साफ सफाई करके वहाँ घर बनाएंगे, और घर बनाएंगे तो वहीं पर ही रहेंगे। तो इसीलिए जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगाया जाता है, और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम मुक्त होगा। तो इसलिए वन हमारे ज़्यादा संरक्षित माने जाते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो दिमाग हमारा किसी भी प्रकार के संवेदना को नहीं लेता है। बाकी आपका सेंसर के रूप में सेंस वाले सेंस ऑर्गन इनको बोला जाता है। ठीक है, संवेदी ग्राही यानी कि सेंस ऑर्गन जो किसी चीज़ को सेंस कर सकते हैं। कान आपका सुनने के काम आ जाता है, आँख आप देख के सेंस कर लेते हैं, नाक से आप क्या करते हैं, स्मेल को। ठीक है, कान से क्या करते हैं, कान से भाई हियरिंग होगी, हियरिंग सुनने का काम होता है। ओके, आँख से आपका सीइंग पोर्शन होता है, देखने का काम होता है, और नाक से क्या होता है, स्मेल होता है। तो ये सब हमारे क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन है। लेकिन दिमाग हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है, तो यहाँ आपसे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग में क्या होना चाहिए, हाथ और कुत्ते का अग्रपाद दोनों का संरचना क्या होता है, एक जैसा होता है, लेकिन क्या होते हैं, कार्य अलग अलग। ओके, ये हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है, वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं कि समजात अंग और समरूप अंग दोनों का क्या क्या अर्थ होता है और दोनों का क्या मतलब होता है, कैसे इसके उदाहरण को समझेंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, 70 क्या कहता है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो बीजांड की ओर जो आपकी पराग नलिका होती है, मान लीजिए ये आपका बीजांड है अंदर, और यहाँ पराग नलिका बीच में विकसित होती है। जब यहाँ पराग कण आ जाता है तो ये पराग नलिका विकसित होना शुरू होता है, और यहाँ पर आकर अंडों के साथ क्या करता है, ये युग्मक का निर्माण करता है। तो इसको बोला जाता है कीमोट्रोपिज्म। क्या बोला जाता है, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, तो पराग नलिका का विकसित होना क्या कहलाता है, कीमोट्रोपिज्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त का मतलब WBC। ठीक है, तो WBC का जो रक्त जो जीवन काल होगा वो महीने में नहीं होता, दिनों में होता है। आपका 4-5 दिन माना जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दे रखा 12-20 दिन, तो यही आप करेक्ट मान के चलिए। WBC का जो जीवन काल होगा 4 से 5 दिन, और RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन मान के चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा? हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से भाई साहब आप क्या हो सकता है, डायरिया, निमोनिया, मलेरिया या मधुमेह। निमोनिया आपका श्वसन तंत्र से होता है। जब बच्चे को, छोटा बच्चा नवजात शिशु होता है, तो नवजात शिशुओं को ये रोग होने की ज़्यादा संभावना होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको ठंड लगेगा। ठंडा जब होता है तो ठंड लगेगा तो क्या हो जाता है, उनको सर्दी जुकाम बुखार वगैरह हो जाती है, और उससे उनका सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सांस लेने में जब प्रॉब्लम होने लग जाती है तब उनके आपके किस पर होता है, श्वसन तंत्र से ही संबंधित वो काम होता है, इसीलिए निमोनिया यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, स्वपोषी कौन है? हरे पौधे जो खुद से अपना भोजन बना ले, ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 75, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पपीता। ठीक है, पपीता जो होता है ये हमारा एक लिंगी पौधा है। ठीक है, एक लिंगी पौधा होता है, यानी इसके पास या तो मेल वाला होता है या तो फीमेल वाला होगा, दोनों में से कोई एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। क्लियर? बाकी ये तीनों के तीनों आपके द्विलिंगी पुष्प हैं, द्विलिंगी पादप या पुष्प। ठीक है, ये हमारा एक लिंगी होता है। ठीक है, द्विलिंगी को ही हम लोग उभयलिंगी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77,
कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? आपको मादा जनन तंत्र का भाग नहीं पहचानना है। तो शुक्रवाहिका आपका मादा जनन तंत्र नहीं है, ये आपका मेल वाला है, नर जनन तंत्र का भाग है, नर जनन तंत्र का भाग होता है। बाकी अंडाशय आपका है ही है, गर्भाशय भी है और डिंबवाहिनी, ये सब हमारे मादा जनन तंत्र का ही भाग है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, द्विखंडन होता है। द्विखंडन यानी कि दो भाग में टूटने का काम किसमें करेगा भाई साहब? पैरामीशियम में भी द्विखंडन हो जाएगा, अमीबा में भी, लिस्मेनिया में भी द्विखंडन होगा, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होती है, कहाँ से होगी? वृषण से होगी, टेस्टिस से। कहाँ से? टेस्टिस से होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पर होता है? ये मेल में होता है, पुरुष में। किस में होगा? पुरुषों में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पौधों में श्वसन होता है, जड़ से भी श्वसन होगा, पत्ती से होगा, तने से होगा, यानी इनमें से सभी। किन? इनमें से सभी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये हमारा 80 क्वेश्चन का सेशन था। आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि आप इतना पूरा वीडियो करके जाते हैं तो आपके जो 20 मार्क्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस को 20 मार्क्स का क्वेश्चन, वो बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए आपका इनमें से आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका है, और वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। हैव यू गुड लक। ओके, थैंक यू।